सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जीएस प्री कम मेंस बैच के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर अपने लेक्चर की इस अध्ययन श्रृंखला के तहत आज आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, जो केवल सिविल सेवा के विद्यार्थियों के ही बीच चर्चा और विश्लेषण का विषय नहीं होता है, अपितु समस्त जन समुदाय के बीच विश्लेषण का विषय होता है। वह है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसके पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस जीएस फाउंडेशन का बैच भी लाइव क्लासेस चला रहा है। आप में से जो भी इच्छुक विद्यार्थी जीएस फाउंडेशन बैच लाइव क्लासेस ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नंबर लेकर फोन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल का भी बैच हमारे वहां सिविल सेवा परीक्षा के लिए चलाया जाता है। आइए हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। आज हम लोग डेमोक्रेसी का एक नया दर्शन करेंगे। लोगों के शब्दों में जब डेमोक्रेसी शब्द या लोकतंत्र शब्द आता है तो हमारे समक्ष एक ही अवधारणा बैठती है, वह है कोई शासन व्यवस्था या कोई शासन प्रणाली या राज्य संचालन का एक प्रणाली, राज्य संचालन की एक व्यवस्था, राज्य संचालन की एक पद्धति या शासन करने का एक तरीका। लेकिन आज अपने इस ज्ञानवर्धक लेक्चर में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि लोकतंत्र के बारे में हम जो सोचते हैं कि लोकतंत्र मात्र एक शासन प्रणाली है, वह सही नहीं है। लोकतंत्र की यात्रा मनुष्य के केवल राजनीतिक व्यवस्था तक ही नहीं संबंधित है। लोकतंत्र की यात्रा मनुष्य के शासन प्रणाली से प्रारंभ होकर मनुष्य के जीवन के संपूर्ण पक्षों को भी स्पर्श करती है। और इस आधार पर लोकतंत्र एक जीवन पद्धति या जीवन प्रणाली बन जाती है। आज का विषय हम ये नहीं डिस्कस, अपने लेक्चर के तहत आज हम ये नहीं बताएंगे कि लोकतंत्र एक शासन पद्धति के रूप में, टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये नहीं बताने वाले हम। आज अपने इस लेक्चर के तहत हम बताने वाले हैं कि लोकतंत्र एक जीवन प्रणाली है। एक लाइफ है, लाइफ सिस्टम कैसे है ये, यही आज हम देखने जा रहे हैं। आज अपनी डिस्कशन के तहत आपको लोकतंत्र की अवधारणा का एक नया जीवन दर्शन दिखाने जा रहे हैं। और आप में से बहुतों को आश्चर्य भी होगा कि लोकतंत्र यह था, ये तो हम जान ही नहीं रहे थे। हम तो सोच रहे थे लोकतंत्र का मतलब वोट की राजनीति, हम जान रहे थे कि लोकतंत्र का मतलब नोट के बदले वोट, हम लोकतंत्र का मतलब जान रहे थे भ्रष्टाचार, हम जान रहे थे लोकतंत्र का मतलब बहुत बड़ा घोटाला, हम जान रहे थे लोकतंत्र का मतलब धर्म के नाम पर चुनाव में जनता को बरगलाना, हम जान रहे थे वोट की राजनीति, हम जान रहे थे सरकार को गिराना, सरकार को बनाना, सरकार को उठाना, मंत्री पद प्राप्त करना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना,
हम तो जानते हैं कि यही है लोकतंत्र। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र यही नहीं है। लोकतंत्र की अवधारणा इतनी महान है कि जब आप इसको आज के इस लेक्चर में सुनेंगे तो आपको इन शासन प्रणालियों में, इस शासन प्रणाली के प्रति एक गर्व की भावना पैदा हो। आज तक इस दुनिया में बहुत सारी शासन प्रणालियां अपनाई गई, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो साम्यवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो अधिनायकवाद हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे वो फांसीवाद हो, चाहे वो नाजीवाद हो। बहुत सारी शासन प्रणाली अपनाई गई और वो सब प्रणालियां समाप्त हो गई। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जनता के बीच आज भी लोकप्रिय है। कितना भी भ्रष्टाचार आ जाए, कितना भी समाज का स्तर नीचे गिर जाए, लेकिन अगर जन समुदाय का आज भी विश्वास बना हुआ है तो उस प्रणाली के ऊपर जिसमें वो अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनती है, और वह है लोकतंत्र। और यही मैं बताने जा रहा हूं कि लोकतंत्र एक जीवन प्रणाली के रूप में, देखने में यह लग रहा है कि लोकतंत्र मात्र एक शासन प्रणाली है, सरकार बनाने का एक तरीका है, सरकार चलाने का एक तरीका है, केंद्र में प्रधानमंत्री बनाओ, राज्यों में मुख्यमंत्री बनाओ और सरकार चलाओ। बिल्कुल नहीं है। यही तो बात है कि हमारे सुधी जनों ने, हमारे विद्वान जनों ने या राजनीति के ज्ञाताओं ने प्रचार केवल यही किया है कि लोकतंत्र मात्र एक शासन प्रणाली है, या वो कह नहीं पाए, या उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं लगी, या उन्हें लगा कि इसकी जरूरत ही नहीं है, या उन्हें अवसर ही नहीं दिया गया। लेकिन आज विक्रमादित्य आईएएस के इस मंच से मैं आपको लोकतंत्र के एक नए स्वरूप का दर्शन कराऊंगा, और वह है एक जीवन प्रणाली। जीवन प्रणाली का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जो मनुष्य के जीवन के समस्त पक्षों को स्पर्श करती है। केवल यही नहीं कि जिसका संबंध केवल मनुष्य से है, इसका संबंध मनुष्य और मनुष्य से भी है, मनुष्य और समाज से भी है, मनुष्य और देश से भी है, दूसरे देशों से भी है, यहां तक कि प्रकृति के समस्त तत्वों से है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। अब बताइए, क्या इन शब्दों में जीवन प्रणाली नहीं आ गई? पूरी जीवन प्रणाली आ गई इसके अंदर। वह मानव के स्वयं जीवन से संबंधित है, दूसरे मनुष्यों से संबंधित है, समाज से संबंधित है, देश से संबंधित है, दूसरे देशों से संबंधित है, समस्त प्राकृतिक वातावरण के से संबंधित है, और उस प्राकृतिक वातावरण के जैव तथा अजैव दोनों घटकों से संबंधित है। क्या आपको लगता है ये जीवन प्रणाली नहीं है? क्या मनुष्य का जीवन प्रणाली इन समस्त तत्वों के अंतर्गत नहीं आ जाता है? क्या ये जीवन प्रणाली मनुष्य के पूरे जीवन पद्धति को नहीं टच कर रहा? बिल्कुल टच कर रहा है। तो जीवन प्रणाली ना बन गया। इन्हीं चीजों, इन्हीं बिंदुओं को मैं एक एक करके देखूंगा। हम आपको दिखाएंगे, एक दर्शन दिखाएंगे कि यह राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, जीवन प्रणाली है, मनुष्य के समस्त जीवन को टच करता है। लोकतंत्र, अब एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते चलते हैं कि कैसे यह जीवन प्रणाली बन जाता है। लोकतंत्र की पहली अवधारणा उसको एक जीवन प्रणाली बनाती है क्योंकि वह एक मानववादी दर्शन है। देखिए,
जैसे अगर हम धर्म तंत्र की बात करें, थियोक्रेसी, दुनिया में बहुत जगह थियोक्रेसी था, धर्म का शासन था। तो थियोक्रेसी के तहत धर्म ही प्रमुख था और धर्म का सबसे प्रमुख तत्व होता है ईश्वर। मैं विश्व के संदर्भ में परिभाषा दे रहा हूं। भारत के संदर्भ में धर्म में ईश्वर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्व के संदर्भ में धर्म की परिभाषा रिलीजन है, और रिलीजन में ईश्वर का होना, किसी अति प्राकृतिक सत्ता का होना, किसी पराशक्ति का होना अनिवार्य है। तो थियोक्रेसी में, धर्म तंत्र में मनुष्य का दर्जा दोयम हो जाता है, क्योंकि धर्म में ईश्वर प्रमुख होता है और मनुष्य गौण होता है। यानी मनुष्य जो है वो साधन होता है और ईश्वर साध्य होता है। साध्य माने लक्ष्य। हमारा शरीर ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। पैर रखो इसके ऊपर और इस लपक के ईश्वर को पकड़ लो, और हजारों लाखों वर्षों से यही चलता रहा। मनुष्य का दर्जा दोयम बन गया। हर मनुष्य को यही सिखाया गया थियोक्रेसी के अंतर्गत कि भैया बेकार की बात तुम कर रहे हो, ये तो जीवन एकमात्र यात्रा है। कुछ दिन के लिए आए हो, ठहरे हो, जाना तो वहां ऊपर, वही तुम्हारी इंतजारी करा, वही लक्ष्य है, प्रभु के चरणों में पहुंचना है। तो भाई प्रभु ने इस प्रकृति को क्यों बनाया, इतना मेहनत करके, इतना सुंदर बनाया, इतना कर्मज्ञ बना, कर्मशील बनाया, क्यों बनाया भाई, जब वहीं जाना था। बेकार का इतना मेहनत वो आपने आपके लिए किया, जब आपका ध्यान हमेशा ऊपर की ओर लगा है। याद रखिए, दर्शन में मोक्ष की 3 प्रणालियां हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और कर्म योग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह व्यक्ति को मुक्ति का साधन इसी जीवन में प्रदान करता है। कर्मयोगी, कर्मशील व्यक्ति अपने कर्म से इसी जीवन में ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। चाहे भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, जो भी बड़े बड़े महान लोगों को आप देख रहे हैं, इनका जीवन ही एक आदर्श बन जाता है। तो फिलहाल थियोक्रेसी के तहत जो अवधारणा था कि मनुष्य साधन और साध्य था, यह अवधारणा लोकतंत्र में पलट गया। लोकतंत्र एक मानववादी दर्शन है, मानवतावादी दर्शन है, जिसमें मनुष्य साधन नहीं है, मनुष्य साध्य है। मनुष्य ही अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य कोई साधन नहीं है कि इसके ऊपर चढ़ के हमको दूसरा लक्ष्य प्राप्त करना है। मनुष्य स्वयं लक्ष्य है। इसीलिए इसको कहा था जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यानी जनता प्रमुख है। लोकतंत्र में अंतिम संप्रभुता, सोवर्जेंटी जनता में निहित होती है। और मानववादी दर्शन की पहली विशेषता यही होती है कि इसमें मनुष्य प्रमुख होता है, मनुष्य ही सर्वोच्च होता है, और मनुष्य की समस्याएं, मनुष्य का सुख और मनुष्य के समस्याओं को दूर करना, वही अंतिम लक्ष्य होता है। ऊपर नहीं कहीं पहुंचना है। और यही शब्द उसको मानव की जीवन प्रणाली का एक अंग बनाती है, उसका मानववादी दर्शन होना। इसमें मनुष्य साधन नहीं होता है, मनुष्य क्या होता है, साध्य होता है। साध्य माने लक्ष्य होता है। और उसी को, अच्छा, जब यह अवधारणा हो जाती है तो यह अवधारणा मनुष्य को एक स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि मनुष्य को साधन माना जाता था और उसका साध्य लक्ष्य कहीं और था। तो लक्ष्य जब कहीं और था तो आपका ध्यान मनुष्य को ओर तो था नहीं, आपका ध्यान उस ओर था। तो मनुष्य जो है उसको अपना निर्णय लेना, अपने बारे में सोचने का, अपने समस्याओं को ध्यान देने का कोई अधिकार ही नहीं रह जाता था। वो केवल ऊपर वाले के बारे में या अन्य लोग के बारे में सोचता था, अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका लक्ष्य तो कहीं और था, बैठा हुआ था।
लेकिन जब यह दर्शन केवल मनुष्य के बारे में सोचवा रहा है, मनुष्य से मनुष्य के बारे में सोचवा रहा है, इस भौतिक जगत के कल्याण के बारे में समझा रहा है, तो यह मानववादी दर्शन बन जाता है। केवल आप इसको नास्तिक दर्शन नहीं कह सकते, आप मानववादी दर्शन कहें, जिसका अंतिम लक्ष्य मानव है और उसको स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो पहला संबंध होगा स्वयं मानव से, मानव का संबंध स्वयं अपने आप से, यानी मानववादी दर्शन। अब लोकतंत्र का यात्रा यहां से शुरू हुआ आपसे, अब आपसे शुरू होकर किस पर गया? दूसरे पर। यानी लोकतंत्र की जीवन प्रणाली यह भी सिद्ध करती है कि मनुष्य का मनुष्य से कैसा संबंध होना चाहिए, मनुष्य का मनुष्य से कैसे संबंध होना चाहिए। लोकतंत्र की यह प्रणाली मानती है कि मानव इस पृथ्वी पर अकेले नहीं पैदा हुआ है। अच्छा, एक बात है, जैसे पहले जमाना में राजा महाराजा सम्राट बादशाह अधिनायकवाद तंत्र में या कुलीन तंत्र में जब शासन चलता था, तो राजा ये मानता था, जानते राजत्व का सिद्धांत क्या होता था? राजत्व का सिद्धांत ये होता था कि यह जो राजत्व मिला है, राजा का पद मिला है, ये ईश्वर की इच्छा से मिला है। मनुष्य जो है वो नियावते खुदाई है या जिल्ले इलाही है, यानी या तो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है या तो ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो भैया, जब ईश्वर ने अपना प्रतिबिंब दिया है, अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो आप सब लोग मेरे लिए साधन हो और मैं क्या हूं? साध्य हूं, मैं हूं चारों। तुम लोग मेरे लिए सुख संपन्न साधन के, सुख संपन्नता के केवल एकमात्र साधन हूं और मैं संपूर्ण हूं। संपूर्ण शक्ति किसके अंदर है? मेरे अंदर है, और मेरे सुख ऐश्वर्य के तुम मात्र एक साधन है। तो केवल वही अपने आप को साध्य समझता था, बाकी सब उसके लिए साधन थे। एको अहम द्वितीयो नास्ति, केवल मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। यही राजा सम्राट बादशाह, इसकी यही संकल्पना होगी। लोकतंत्र कहता नहीं, ये बात नहीं, केवल मैं नहीं हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति नहीं। वो ये नहीं कहता है, वो कहता है आप इस जग में अगर पैदा हुए हो, आप अगर इस सृष्टि में संजोग से अवतरित हो गए हो, तो भैया दूसरों के साथ पैदा हुए, और अगर दूसरों के साथ पैदा हुए हो तो केवल आपके सुख के लिए यह सृष्टि नहीं बना है, दूसरों के सुख और साधन के लिए भी यह सृष्टि बना है। केवल आपका ही जीना अनिवार्य नहीं है, आपका ही जीना आवश्यक नहीं, उनका भी जीना आवश्यक है। यानी अपने साथ साथ दूसरों के दुखों सुखों से जुड़ने की भावना इसमें पैदा होता है, और यही भावना लोकतंत्र की जीवन प्रणाली का सर्वोच्च आदर्श बनता है, जिसमें मनुष्य केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के दुखों और सुखों तक भी अपने आप को जोड़ता है। और इसी से भावना बनती है भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च आदर्श, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, देखिए लोकतंत्र की सर्वोच्च परिभाषा का पराकाष्ठा हजारों वर्ष पहले दिया गया था। उदाहरण, जब हमारे संस्कृति के पुरोधा ये कह रहे थे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वो अपने आप को दुनिया के समस्त लोगों से जोड़ रहे थे कि केवल हम ही सुखी ना हो, सब सुखी। यही तो लोकतंत्र की जीवन प्रणाली भी कर रही है। हम लोकतंत्र को क्या समझ रहे थे? केवल हम लोकतंत्र को ये समझ रहे थे कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, केवल सरकार चलाने का एक साधन है। नहीं भाई, लोकतंत्र तो हमको ये सिखा रहा है कि भैया अकेले कहां पैदा हो तुम, अगर संजोग से इस पृथ्वी पर फेंक दिए गए
अब आपको लग रहा होगा सर ये सब कौन फेंक दिए गए पृथ्वी पर। अरे भाई बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे विद्वान जनों ने माना कि पृथ्वी पे आप आ गए। कौन आपको पूछ रहा, कौन जान रहा है, कौन आपकी संज्ञान ले रहा है, कौन आपके कष्टों से जुड़ रहा है? तो फेंक ही नहीं दिए गए। बहुत लोग हैं अनाथ अयोग्य की तरह घूम रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने तो लोगों के दुखों को देखकर यहां तक कह दिया कि गरीबों का कोई देश नहीं होता। तो बताइए, लेकिन लोकतंत्र यह नहीं सिखा रहा कि आप पृथ्वी पर फेंक दिए गए। लोकतंत्र मनुष्य को यह सिखा रहा है कि भैया केवल आप अपने तक सीमित न रहो, अपने से आगे बढ़ते हुए दूसरे के सुख दुख समस्या से भी जुड़ो, संवेदनशील बनो। और यही प्रणाली और यही तत्व लोकतंत्र को एक जीवन प्रणाली बना देता है, जिसमें मनुष्य केवल अपने आप से नहीं जुड़ता है बल्कि दूसरों के सुख दुख से भी जुड़ता है। और इसकी सर्वोच्च अवधारणा पैदा कहां मिलती है? हमारे भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्ति सुखिनः। और जब यह दर्शन मनुष्य, और जब यह विशेषता, यह गुण मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है, तो लोकतंत्र की यह धारणा मनुष्य के जीवन का एक अंग बन जाती है, जिसमें मनुष्य केवल अपने दुखों से नहीं बल्कि दूसरों के दुखों से भी जुड़ता है। तो देखिए, लोकतंत्र यात्रा प्रारंभ की अपने तक और अपने से दूसरों तक पहुंचा। अब लोकतंत्र की यात्रा दूसरों से आगे बढ़ते हुए यह भी निर्धारित करती है कि मनुष्य का संबंध प्रकृति से कैसे होना चाहिए। मनुष्य, लोकतंत्र की अवधारणा यह भी बताती है कि मनुष्य प्रकृति का भोग तो करे, प्रकृति के तत्वों का उपयोग तो करे, लेकिन संयम के साथ, अंधाधुंध नहीं, बेतरतीब नहीं। यानी लोकतंत्र की यह अवधारणा यह भी निर्धारित करती है कि मनुष्य का पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। वो यह भी बता रही है कि मनुष्य को प्रकृति को भोगना तो है, लेकिन त्याग के साथ, संयम के साथ, नैतिकता के साथ, शुचिता के साथ ऐसे भोगना है। यह नहीं कि बेतरतीब भोग रहे हैं। करोड़ों वर्ष जिन प्राकृतिक संसाधनों को बनाने में लगा, मनुष्य ने मात्र 300-400 वर्षों में उसको आधा ज्यादा समाप्त कर डाला। आधुनिक प्रणालियां जो हैं समाज की, जो पूंजीवादी प्रणाली के तहत जो भोगवादी संस्कृति प्रारंभ हुआ है, उसमें मनुष्य प्रकृति को मात्र एक भोग का साधन मानता है और इतना भोग रहा है, इतना भोग रहा है कि पर्यावरण के समक्ष एक संकट पैदा हो गया, पर्यावरण पर एक अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। और पश्चिमी विश्व जिस भोगवादी दर्शन पर आधारित है, वो ये मानता ही नहीं है कि प्रकृति के तत्वों के अंतर्गत कुछ जीवन है, उनको नैतिकता के साथ भोगिए, ऐसा नहीं मानता। वो मानता है कि ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण मात्र हमारे भोगने के लिए किया, इसलिए भोग डालो जितना भोगे। अफ्रीका के जंगल तक समाप्त कर दिए गए, दोबारा बोना पड़ा। मनुष्य ने अफ्रीका में सोना हीरा का इतना लूट किया कि उसके जंगलों को फिर से लगाना पड़ा। मनुष्य के भोग का क्या, इससे बड़ा एग्जाम्पल आप क्या सोच सकते हैं? और पश्चिमी विश्व जिस भोगवादी दर्शन पर अपनी आधारशिला रखे हुए है, ये भारत में एक चार्वाक दर्शन भी था, उसने भी इसको माना है, यावत जीवत सुखी जीवत ऋणम कृत्वा घृतम भीवत। जब तक जीना है, सुखी जीना है, हर हाल में, भले ऋण लेके घी पीना पड़े। यही पश्चिमी विश्व का दर्शन है। पश्चिम विश्व ने प्रकृति को इतना भोगा है कि जलवायु परिवर्तन की अवधारणा आज एक सत्यता धारण कर ली है। कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है,
क्लाइमेट शिफ्टिंग हो चुका है, जहां वर्षा नहीं हो रहा था वहां बाढ़ आ रहा है। रेगिस्तान में गाड़ियां मोटर पानी में ऐसे बह रहे हैं जैसे कागज की नाव। जहां करोड़ों वर्षों में पानी नहीं बरसा वहां बाढ़ आ रहा है। दिस इज क्लाइमेट चेंज एंड काज बाई, और इसका मूल कारण है भोगवादी दर्शन। मनुष्य की जो मटेरियलिस्टिक सोच है, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, उस मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी ने ही क्लाइमेट चेंज का संकट, और क्लाइमेट चेंज का ही संकट नहीं है, मनुष्य के अस्तित्व के समवच्च एक प्रश्न चिन्ह है ये। लोकतंत्र कहता है नहीं, ये लोकतंत्र कहता है ये नहीं सही है। लोकतंत्र कहता है कि प्रकृति के साथ भी आपका लोकतांत्रिक संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक संबंध माने क्या? कि उसे भी आप संयम के साथ भोगे। एक पेड़ अगर आप अपना मकान बनाने के लिए, अपना घर में कोई दरवाजा बनाने के लिए एक पेड़ का उपयोग करते हैं, तो भैया 2 पेड़ लगाइए या एक का पेड़ लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। त्याग के साथ भोगिए, नैतिकता के साथ भोगिए, संयम के साथ भोगिए। ये नहीं कि एक को पेड़ लगाया नहीं और 100 पेड़ काट लिए। पर्वत तोड़ डाले, बड़े बड़े जेसीबी मशीन लगा के पर्वत तोड़ डाले, नदी नाले झरना नदियां रोक डाले, बड़े बड़े बांध बना डाले, सैकड़ों गांव बह गए। एक बांध बनाने के लिए सैकड़ों गांव बहा दिए जाते हैं, क्योंकि जब आप पानी को ऊंचाई तक ले जाएंगे, रोकेंगे, तो पीछे पानी जाएगा नहीं जाएगा, सैकड़ों गांव नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति ने बताया था क्या इसको, कि बड़े बड़े बांधों से टरबाइन पे पानी गिराइए और बिजली बनाइए, और पर्यावरण का संकट पैदा करिए। लोकतंत्र कहता है नहीं, लोकतंत्र यही कह रहा है कि प्रकृति को आप संयम के साथ भोगिए। भारतीय संस्कृति में भी कहा गया तेन व्यक्तेन भुजिता, यानी प्रकृति को त्याग के साथ भोगिए। आप देखिए लोकतंत्र की जितनी अवधारणाएं हैं, सर्वोच्च जीवन प्रणाली की जो अवधारणाएं, वो हमारे मनीषियों ने, हमारे सुधीजनों ने लाखों वर्ष पहले लिख कर रख दिया था। ऐसा नहीं है कि हमारे वहां राजतंत्र था तो जीवन दर्शन की कोई प्रणाली ही नहीं थी। दुनिया में लोकतंत्र की जननी भारत है। महाजनपद काल में जो गणतंत्र के शासन थे, वो आप अगर उनको देखेंगे तो कुछ ना कुछ लोकतंत्र के पुट दिखेंगे। और फिर ऐसी क्या बात है भाई, हमारे वहां तो राजा ऐसे ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने प्रजा सुखम सुखम राज्ञा प्रजानाम चाहिते तम, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा की भलाई में ही राजा का भलाई है। यह भी तो लोकतंत्र का सर्वोच्च आदर्श है। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी केवल इसलिए त्याग दी कि वो मगध साम्राज्य में फैले अकाल को समाप्त नहीं कर पा रहा है। क्या किसी माई के लाल में इतनी ताकत है? एक छोटा सा प्रधान का पद, एक छोटा सा सभासद का पद अगर किसी को त्यागने के लिए कह दिया जाए तो मर मिटेगा, त्यागेगा नहीं। और भारत के सर्वोच्च सम्राट ने जितने भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, उतने भूभाग पर ना ही अंग्रेज कर सके, ना ही मुगल सम्राट अकबर कर पाया। और केवल एक बार में उस साम्राज्य को उसने लात मार दिया कि मैं जनता का कल्याण नहीं कर पाऊंगा। क्या लोकतंत्र की इससे बड़े कोई आदर्श प्रणाली, आदर्श विचार कहीं व्यक्त हो रहा पूरी दुनिया में? कहीं व्यक्त नहीं। ये भारतीय संस्कृति, देखिए भारतीय संस्कृति के मानक सर्वोच्च हैं। अब समस्या आती कहां है? संस्कृति में समस्या नहीं आती है, उन लोगों के द्वारा समस्या आती जो संस्कृति को, अपने आप को संस्कृति का ठेकेदार समझ लेते हैं, जो अपने आप को संस्कृति का अधिष्ठाता समझ लेते हैं। वही जबरदस्ती कुछ ऐसे तत्वों को लाके घुसेड़ देते हैं और उससे संस्कृति बदनाम हो जाती है।
अब हमारे वहां सती प्रथा निषेध अधिनियम काहे आए बे? सती प्रथा हमारे देना नहीं है। काहे हमारे वहां विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चला? विधवा पुनर्विवाह शुरू से हमारे वहां वेदों में वर्णित है। पर्दा प्रथा हमारे वहां कहीं था ही नहीं। हाँ, घूंघट आंचल का एक रिवाज रहा, वो सभ्यता संस्कृति। लोग पुरुष भी पगड़ी लगाया करते थे, वो भी उनके सभ्यता का परिचायक था। औरतें घूंघट रहती, पुरुष पगड़ी लगाते थे। संस्कृति हमारे वहां हमेशा रही। जितनी बुराइयों के विरुद्ध हत्या चला है, आंदोलन चला, वो हमारे वहां थी। लोग जबरदस्ती घुस इसको ला दी, हमारे देश संस्कृति में नहीं था। और यही सारी प्रणाली भारत के सर्वोच्च आदर्श को, लोकतंत्र का भी एक अंग बना रही है। जिन लोकतंत्र के आदर्श को, जीवन प्रणाली को हम यहां पढ़ रहे हैं, वो लोकतंत्र की प्रणाली हमारे संस्कृति के घटक के रूप में है, हमारी संस्कृति की जन्म घुट्टी के रूप में है, जिसमें मनुष्य केवल अपने आप से या दूसरे मनुष्यों से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रकृति से भी संबंधित है। और प्रकृति को जब मनुष्य त्याग के साथ भोगता है, तो आज की एक नई अवधारणा आती है जिसका नाम है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत सुनते होंगे आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत लोग मुंह बना बना बोलते हैं सतत विकास, लेकिन सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब कि भैया ऐसा है कि प्रकृति को ऐसा भोगो कि अपने आने वाली पीढ़ी के सामने भी मुंह दिखा सको कि हम तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़े हुए हैं। ऐसा ना हो सब तुम ही प्रकृति को सब भोग डालो और आने वाली पीढ़ी के सामने मुंह न दिखा पाओ कि हम कुछ नहीं तुम्हारे लिए छोड़े हैं। तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जो प्रकृति संसाधनों का ऐसा उपभोग करे, प्राकृतिक संसाधनों का, कि जो वर्तमान के पीढ़ी की आवश्यकता तो पूरा करे, साथ में भविष्य के पीढ़ी की भी आवश्यकता के लिए उपस्थित रहे। इसको बोलते हैं सतत विकास और इसको बोलते हैं संपोष विकास। ये तभी होगा जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या एक देश अपने अंदर लोकतंत्र की अवधारणा को स्वीकार करता है, जिसमें यह कहा गया है कि मनुष्य अपने आप से केवल न जुड़े, प्रकृति के तत्वों के साथ भी जुड़े, उसको संयम के साथ भोगे। तेन व्यक्तेन भुजिता। जीवन प्रणाली हो गया तीसरी। अब आइए चौथा, लोकतंत्र की जीवन प्रणाली अपनी यात्रा शुरू कर रही है। देखिए कहां कहां से मैं ले जा रहा हूं। अब वो पहुंच गई, लोगों से आगे बढ़ी, अब वो विश्व में पहुंच गई। लोकतंत्र की जो आदर्श हैं वो केवल अपने लिए, अपने से दूसरों के लिए या प्रकृति या देश के लिए ही नहीं, अपितु समस्त विश्व के लिए आचार संहिता बनती है। समस्त विश्व के लिए आचार संहिता में लोकतंत्र की अवधारणा यह तय करती है कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध होना चाहिए वो समानता का होना चाहिए, स्वतंत्रता का होना चाहिए, बंधुत्व का होना चाहिए, भ्रातृत्व का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, शांति का होना चाहिए। अच्छा बताइए, अगर ये अवधारणा किसी देश के अंदर आ जाए तो पूरे देश से आतंकवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। पूरी दुनिया से लड़ाई झगड़ा आक्रमण की भावना अपने आप समाप्त हो जाएगी। न एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करेगा, न एक देश दूसरे देश के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा, न एक देश दूसरे देश को भूखा मरते देख पाएगा। क्या आदर्श है लोकतंत्र की? अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, बंधुता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अहस्तक्षेप, पंचशील के सिद्धांत, जो भारतीय जन्म संस्कृति का जन्म घुट्टी है। और जब एक देश अपने आप को इन लोकतांत्रिक तत्वों के तहत दूसरे देश के तहत जोड़ता है ना,
तो दो देश नहीं रह जाता, बल्कि दो देश मिलकर एक परिवार बन जाता है। तब महत्वपूर्ण ये नहीं था कि हमारा दुख दर्द, हमारा सुख दुख क्या है, तब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उस देश का सुख दुख दर्द क्या हो है और कैसे हम मिलकर दूर करें। तब दो देश या 200 देश की अवधारणा नहीं बनती है, तब एक परिवार की अवधारणा बन जाती है। और लोकतंत्र का यही सर्वोच्च आदर्श भारतीय संस्कृति का जन्म घुट्टी दिखाई देता है, जब हमारे भारतीय संस्कृति के मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा आज का ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज। इन नालायकों को ये नहीं मालूम कि हमारे संस्कृति के लोगों ने ग्लोबल विलेज नहीं कहा है। हमारे संस्कृति के लोगों ने लोकतंत्र की सर्वोच्च अवधारणा दी है, जिसमें पूरे विश्व को एक परिवार कहा गया। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक कुटुंब है। कुटुंब माने परिवार। अगर सारे विश्व के लिए एक वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हर देश के बीच में आ जाए भाई, तो जिस यूटोपिया विश्व की कल्पना एक काल्पनिक करता है, यूटोपिया माने काल्पनिक, जहां हर लोग सुख शांति रोजगार धन धान परिपूर्ण होंगे, उस यूटोपिया समाज की अवधारणा केवल काल्पनिक नहीं रह जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। लोकतंत्र के जो तत्व लोकतंत्र को एक जीवन प्रणाली बना रहे हैं, वो तत्व भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से विद्यमान थे। देखिए कितनी सुंदर बात है ये, कि जिस लोकतंत्र को हम एक नवीन प्रशासनिक अवधारणा मान रहे हैं, जो आधुनिक विश्व में आया, लोगों को यह नहीं मालूम है कि हमारे संस्कृति के पुरोधा युगों से उसी को लेकर सतत रूप से भारतीय संस्कृति को प्रवाहित कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति की यह प्रवाहमान धारा युग युगांतर से लोकतंत्र के इन सर्वोच्च आदर्श प्रणाली को अपने अंदर समाहित किए हुए है और पूरे विश्व को एक रंग में रंग रही है, जहां प्रेम है, शांति है, सह अस्तित्व है, दूसरों के प्रति सम्मान है और अंततः वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा स्थापित हो जाती है। लोकतंत्र की जीवन प्रणाली यहां तक पहुंच रही है और वह उसको जीवन प्रणाली की ओर लेकर चल जाती है, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत लोग ये भी कहते हैं, अरे भाई जैसे अभी तालिबान का शासन देखिए आ गया, बहुत सारे लोग उसको धर्म के नाम पर तालिबान के शासन सत्ता को उचित ठहरा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में भी बड़ा प्रिय मान रहे हैं। जनता को बरगलाने का, या जनता, मैं बरगलाना शब्द नहीं कहता, जनता को चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ऐसे लोगों को चौराहे पर, अब क्या कहना चाहिए, मैं अपने इस सिविल सेवा के मंच से मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो लोकतंत्र में मैं कोई अतिवादी भाषण नहीं दे सकता हूं, उचित नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को भयानक से भयानक दंड देना चाहिए, जो जनता को चिढ़ा रहे हैं कि तालिबान का शासन बहुत अच्छा है। कुछ करना नहीं है, इन लोगों को वहीं भेज दीजिए। 2 ही दिन में अगर ये तालिबान के शासन, मैं पूरे दुनिया के लोगों को चुनौती दे रहा हूं कि अगर तालिबान का शासन उनको अच्छा लग रहा है तो कुछ करना नहीं है भाई, चले जा 2-4 दिन के लिए, कुछ नहीं करना है। जिसको तालिबान से इतना प्रेम है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो बहुत पाकिस्तान के लिए जो तालिबान के लिए बैटिंग कर रहा है, बैटिंग फील्डिंग सब कर रहा है, बॉलिंग सब कर रहा है, उसे एक बार
तालिबान के सत्ता में, अखुंदजा जो प्रधानमंत्री कौन, उसके सत्ता में एक बार भेज दीजिए, अपने आप न बैटिंग कर पाएगा, न फील्डिंग कर पाएगा, न कीपिंग कर पाएगा, और बॉलिंग करेगा तो अपना ही मुंह तोड़ेगा। इन नालायकों को ये नहीं मालूम है कि हम जनता को चिढ़ा क्यों रहे हैं। वहीं के लोग, वहीं के समान धर्मी लोग ही वहां से भाग रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की अवधारणा ये बता ही नहीं रही है। लोकतंत्र की अवधारणा अभी तक संचालित सभी शासन प्रणालियों से बिल्कुल अलग है, और यही बात लोकतंत्र को अन्य प्रणालियों से अलग करती है और अन्य प्रणालियों में सर्वोच्च स्थापित करती है। किसी जमाने में राजतंत्र था, सबसे ज्यादा जो प्रणाली अभी तक इस पृथ्वी पर चली वो राजतंत्र था, जिसमें एक राजा होता था। मैंने बताया, राजा कथा भी आपको सुनाया कि राजा अपने आप को साध्य समझता था और जनता के शरीर को अपना साधन समझता था। जब मन होता था लटका देता था, जब मन होता था तो उतार देता था। मनुष्य अगर अपनी इच्छा का कुछ भी कर देता था तो जानते हैं उसको क्या कहते थे? राजद्रोह। तो या तो चौराहे पे फांसी दे दिया जाता था या तो तोप से उड़ा दिया जाता था। लोकतंत्र में न तो लोगों के साथ समानता तक व्यवहार होता है और न ही राजा की ओर से कोई कल्याणकारी कार्य दायित्व के रूप में जनता के लिए किया जाता है। हाँ, राजा जनता का दायित्व राजा के प्रति था, नहीं करता तो राजद्रोह हो जाता, लेकिन राजा का कोई लिखित उत्तरदायित्व जनता के प्रति नहीं था। चंद्रगुप्त की बात छोड़ दीजिए। 1917 में रूस की क्रांति हुई, समाजवादी शासन आया। 1949 में चीन की क्रांति हुई, साम्यवादी शासन आया। बहुत लोग रट गए, अरे भाई साम्यवाद बहुत आगे। साम्यवाद में बात करते हैं कि समानता बहुत ज्यादा होती है। वो न किसी जाति को मानता है, न वर्ग को मानता है, न धर्म को मानता है। नास्तिक दर्शन होता है, किसी को नहीं मानता है, सब बराबर हो गए। लेकिन स्वतंत्रता नहीं होती है। आप चाहे कर्म जितना कर लीजिए, लेकिन पैसा राज्य के द्वारा ही मिलेगा। वो आपके परिश्रम के अनुसार नहीं मिलेगा, आपके आवश्यकता अनुसार मिलेगा। अब बताइए, ये कौन सी अवधारणा है कि परिश्रम करो, लेकिन जो आपको पारिश्रमिक मिलेगा वो परिश्रम के अनुसार नहीं मिलेगा, वो आपके आवश्यकता अनुसार मिलेगा। अभी कौन बता पाएगा कि आपको 2 रोटी पेट भरेगा कि आपका 4 रोटी पेट भरेगा? यानी समानता तो है, स्वतंत्रता नहीं है। यहां तक कि पारिश्रमिक की स्वतंत्रता नहीं। अब जरा बताइए, अगर किसी व्यक्ति को 56 भोग के साथ उसके गले पर तलवार लटका दिया जाए तो दुनिया का कौन सा ऐसा भूखड़ व्यक्ति होगा जो 56 भोग की ओर ध्यान देगा और गले के ऊपर लटके हुए तलवार की ध्यान नहीं देगा? समानता तो है, लेकिन स्वतंत्रता के अभाव में वह समानता एक मानसिक बोझ है। लोकतंत्र की अवधारणा ये नहीं कहती है भैया। लोकतंत्र कहता है सभी समान हैं, सभी स्वतंत्र हैं और सभी के बीच प्रेम और भ्रातृत्व की भावना है। अब देख लीजिए, समाजवाद, साम्यवाद, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायकवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इन अवधारणाओं में जिन विचारों को लेकर लड़ाई हो रहा था, कोई कह रहा था हमारे पास समानता है, स्वतंत्रता नहीं है, कोई कह रहा था हमारे पास स्वतंत्रता है, समानता नहीं है। लोकतंत्र में सब तत्व जो है बड़े प्रेम से साथ में रह रहे हैं। समानता भी रह रहा है, स्वतंत्रता भी रह रहा है, बंधुत्व भी रह रहा है, सब एक साथ प्रेम से जी रहे हैं। न कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है।
अब आप अंदाजा लगाइए कि लोकतंत्र की प्रणाली अपनी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी और अपने यात्रा में लोकतंत्र की इस धारा ने मनुष्य के केवल व्यक्तिगत जीवन को टच नहीं किया, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़ते हुए यह भी बताया कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच क्या संबंध होना चाहिए, व्यक्ति प्रकृति के बीच क्या संबंध होना चाहिए, व्यक्ति समाज के बीच क्या संबंध होना चाहिए, व्यक्ति विश्व के बीच क्या संबंध होना चाहिए, और यहां तक कि अपने गुणात्मक विशेषण के कारण यह अन्य शासन प्रणालियों से जो अभी तक पूरे विश्व में परीक्षित की जा सकी थी, जो प्रणालियां नष्ट हो गईं, उनसे अपने आप को श्रेष्ठ भी बता रहा है। और यही अवधारणाएं लोकतंत्र को शासन पद्धति से आगे बढ़ाते हुए एक जीवन प्रणाली बना देंगी, जो मनुष्य के जीवन की यात्रा के संपूर्ण पक्ष को टच करता है, जो यह निर्धारित करता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य केवल अकेले फेंका नहीं गया है, अकेले नहीं आ गया है, दूसरों के साथ भी पैदा हुआ है। वो कोई सम्राट और बादशाह नहीं है, वो दूसरों के साथ भी पैदा हुआ है। तभी तक स्वतंत्र है, तभी तक सुखी है जब वह दूसरों को भी इस तरह की के अच्छाइयों को भोगने का अवसर देता है। उसकी स्वतंत्रता समाप्त जब दूसरों को स्वतंत्र नहीं रखता है, उसका सुख समाप्त जब तक दूसरों को सुख नहीं रखता है। हाँ, का ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, वो एक अलग अवधारणा है, वो तो तटस्थता की अवधारणा है। लोकतंत्र की अवधारणा ना ही व्यक्ति को तटस्थ बनाती है, ना ही व्यक्ति को उदासीन बनाती है, और ना ही व्यक्ति को दूसरों के प्रति आक्रमणकारी बनाती है, और ना ही दूसरों के प्रति सहिष्णु भी बनाती है। लोकतंत्र की अवधारणा व्यक्ति का व्यक्ति से संवेदनशील संबंध बनाती है, संवेदनशील संबंध, एक ऐसा संबंध जिसमें व्यक्ति केवल अपने दर्द से नहीं कराता है, एक ऐसा संबंध जिसमें व्यक्ति दूसरे के दर्द को देखकर स्वयं दुखी हो जाता, परानुभूति की भावना। और यही अवधारणा लोकतंत्र को एक जीवन प्रणाली बना देती। आज के लेक्चर में मैंने आपके समक्ष लोकतंत्र के एक नवीन दर्शन को प्रस्तुत किया, और यह भी मैं आपको दिखाने का प्रयत्न किया हमने कि लोकतंत्र एक जीवंत अवधारणा है, एक निर्जीव अवधारणा नहीं, एक जीवंत अवधारणा है, जो व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से, व्यक्ति को परिवार से, व्यक्ति को देश से, व्यक्ति को विश्व से जोड़ता है, प्रकृति से भी जोड़ता है। और यह लेक्चर केवल आपके लिए पॉलिटी का लेक्चर नहीं होगा, सामाजिक मुद्दे का लेक्चर नहीं होगा, यह आपके निबंध में बहुत काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा, और आपके मानसिक क्षितिज को फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा। और इसी तरीके के लेक्चर्स समय समय हम हमेशा अपने मैंने विक्रमादित्य IAS यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य यही था, एक वैचारिक क्रांति लाना। क्योंकि सिविल सेवा के परीक्षा के परीक्षार्थी से आयोग ये आशा ही नहीं करता कि आप लकीर के फकीर बने। आयोग की आशा होती है कि एक काल्पनिक प्रशासनिक अधिकारी बने, जो समस्याओं को तत्काल एक रचनात्मक विचारधारा से हल करे, खींची खिंचाई लकीर का फकीर बनते हुए नहीं। अगर केवल IAS अधिकारी बन जाना इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता तो हजारों IAS अधिकारी इस पृथ्वी पर पैदा हो चुके हैं, काहे नहीं देश की समस्या समाप्त हो गई। यही लोकतंत्र की अवधारणा अगर हर व्यक्ति अपने अंदर रख ले
तो इतना सुंदर समाज बन जाएगा, इतना सुंदर विश्व बन जाएगा कि जो एक कल्पना में ही हम सोचते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध करके आपको दिखाया कि लोकतंत्र एक जीवन प्रणाली है, लेकिन जरूरी है कि लोकतंत्र के ये गुण हर व्यक्ति धारण करे। अगर एक व्यक्ति धारण करेगा तो जो डाकू है, जो गुंडा है, जो बदमाश है, वो धारण करने वाले व्यक्ति को समझेंगे कि ये उसकी कमजोरी है। और जैसे बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, वैसे ही मत्स्य न्याय का समाज में लागू हो जाएगा। मत्स्य न्याय जरूरी है हर कोई धारण करे। अगर हर कोई धारण करेगा तो वो एक काल्पनिक विश्व का निर्माण हो जाएगा, और यह काल्पनिक नहीं है बल्कि यही अवधारणा वास्तविक है। और इसी की ओर बढ़ना लोकतंत्र की पराकाष्ठा होगा। यानी हम लोग सतत उसी ओर बढ़ रहे हैं, और लोकतंत्र की इस पराकाष्ठा को एक दिन हम जरूर प्राप्त करें। एक नए लेक्चर में आपके समक्ष फिर ही ऐसे ज्ञानवर्धक और विश्लेषक परक विषय को आपके समक्ष लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।